हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो क्लास 10th की असेसमेंट वर्कशीट 4 यानी कि मूल्यांकन कार्यपत्रक 4 हम करने जा रहे हैं। ये 31 अगस्त यानी कि आज की ये वर्कशीट रहने वाली है। ठीक है, इसमें जो है आपको 20 मार्क्स का ये दिया गया है, तो आप इसे जो है अच्छे से समझें और फिर उसके बाद में ट्राई करें, और जिन्होंने पहले कर लिया वो अपने आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि चित्र में किस प्रकार की रेखाएं दर्शाई गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और बहुत से बच्चों के मन में डाउट आ सकता है कि सर यहाँ रेखाएं लिखा है और यहाँ पर तो एक रेखा दिख रही है। अब आप इसे गौर से देखिए, ध्यान से देखिए इसमें कि यहाँ पर एक एरो तो ये बना हुआ है और उसके बाद अंदर एक और एरो बना हुआ है, तो ये एक रेखा के ऊपर जो है दूसरी रेखा खींची हुई है। तो देखो, जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होती है तो उसको हम संपाती रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? संपाती रेखाएं। और ये जो ऊपर दे रखा है ना, आपको दो समीकरण दे रखे हैं, ये दोनों समीकरण जो हैं वो इन्हीं दो इक्वेशंस के हैं। अब आप बोलोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा समीकरण किस इक्वेशन का है, क्योंकि दोनों तो एक ही लाइन पर जा रहे हैं। देखो, ये दोनों एक ही होते हैं। क्यों? ध्यान से देखो, अगर दोनों और 2 से भाग करोगे तो x + y = 5 ही तो बनेगा। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जो संपाती रेखाएं होती है ना, अगर आप उसको पहचानना चाहते हो तो दो जो आपको समीकरण दे रखे हैं ना, तो उसके जो आप गुणांक ले लो, यानी कि कोफिशिएंट ले लो। जैसे x के साथ कौन है? 1 2, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद जो है, एक मिनट, हाँ देखो 1/2। उसके बाद यहाँ पे y के साथ कौन है? 1/2। देखो यहाँ पे दूसरे वाले y के साथ 2 है। ऐसे है 5 और 10, तो ये 5 और 10 लिखा। अब इसे काटो, देखो ये दोनों तो कटेंगे नहीं, ये भी नहीं कटेगा। और ये देखो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। आप देखो तीनों बराबर आ रहे हैं, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। जब तीनों बराबर आ जाते हैं ना, तो उसको हम जो बोलते हैं संपाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संपाती। और देखो, क्योंकि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर चढ़ रही है ना, तो हर पॉइंट पर सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, इसका मतलब अगर आपसे कोई बोले कि संपाती के कितने हल हैं, तो आप क्या बोलोगे? अनेक हल हैं। क्या है? अनेक हल है। तो आपको संपाती के बारे में समझ में आ गया। तो संपाती के बारे में आपको 3 बातें याद रखनी है। पहला कि इनके जो प्रोपोर्शनल होते हैं एक्स वाई और जो अचर पद हैं, इनमें हमेशा इक्वल आंसर आएगा। क्या आएगा? इक्वल। दूसरी बात कि इसमें एक लाइन जो है वो दूसरी लाइन के ऊपर चढ़ जाएगी, ठीक है, जिसे हम संपाती कहते हैं। और तीसरी बात, क्योंकि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन चढ़ रही है तो उसके अनेक हल होते हैं, मैनी सॉल्यूशन होते हैं। और संपाती को इंग्लिश में कोइंसिडेंट कहते हैं। ठीक है, अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि चित्र में किस प्रकार की रेखाएं दर्शाई गई हैं। ठीक है, तो आपको नाम बताना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपने आंसर बिल्कुल सही सोच लिया होगा कि इसका आंसर क्या है? संपाती है। ठीक है, ये वाला डी आंसर है इसका। क्लियर हो गया? उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर जो है पूछा गया है कि इसके कितने हल हैं। मैंने आपको अभी बताया कि अगर संपाती रेखाएं होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, तो उसके मैनी सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो क्या आ गया? इसका आंसर जो है अनेक हल आ गया। समझ में आ गया सबको? ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? अनेक हल। उसके बाद आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी सी या डी इनमें से कौन सी इक्वेशन सही होगी। मैंने अभी आपको बताया कि जो संपाती होते हैं ना, उसमें तीनों के तीनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अब बताओ कौन सी इक्वेशन है चारों में से जिसमें तीनों के तीनों इक्वल हैं। तो ये दे रखा है आपको, दे रखा है ना आपको। ठीक है, और देखो एक बात और सुनो, तीनों इक्वल हैं। और जैसे यहाँ पे A1/में B1 लिखा है ना, तो कई बार आप ऐसे भी देख सकते हो, A1/में A2, B1/में B2। ठीक है, जैसे आपकी बुक में होगा C1/में C2। तो आप जो है ना कोफिशिएंट कुछ भी मान सकते हैं, बस आपको देखना अगर यहाँ भी इक्वल है यहाँ भी इक्वल है तो उसको आप संपाती कहोगे। तो आपको समझ में आ गई तीसरे वाले का आंसर क्या है? तीसरे वाले का आंसर जो है बी है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको जो है 3 क्वेश्चन अच्छे से करवा दिए। अब उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारा है 4th क्वेश्चन। तो 4th क्वेश्चन में बोला गया डियर स्टूडेंट्स कि निम्न में से क्या दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल है। ठीक है, आपको बताना है कि ये एक आपको दे रखा है बी सी और डी। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा पॉइंट है
जो इस इक्वेशन पर आएगा। देखो दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि आप इन सारे पॉइंट्स को ग्राफ पर चेक कर लो, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ चेक करा 1 और 5, तो x का 1 और y का 5, तो दोनों कहाँ मिल रहे हैं? इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, है ना, मिल रहे हैं ना इस पॉइंट पर। तो ये लाइन पर तो आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। तो मैं सीधा आपको बताता हूँ 6 - 1। आप ध्यान से देखो, x का 6 ये रहा, y का -1 ये रहा, दोनों जब मिलेंगे तो वो लाइन पर ही पॉइंट आएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया? 4th का C आ गया। मैं इसको एक और तरीके से आपको बताता हूँ, जो मैं कह रहा था कि आप जो है, जो आंसर दे रखे हैं ना 6 - 1, आप पहले वाले या दूसरे वाले में पुट करके देख लो। अगर वो राइट हैंड के बराबर आ जाए, सीधे हाथ में जो है, दाएं हाथ में जो दे रखा है उसके बराबर आ जाए, तो आपका सही है। आपको पता होना चाहिए पहले वाले को x और दूसरे वाले को क्या कहते हैं? y कहते हैं। तो x का 6 है, तो अब x की जगह क्या लिख दोगे? 6, y की जगह क्या लिखोगे? -1। तो आप देखो 6 में से -1 का कितने? 5, तो 5 ही आ रहा है ना। तो बाकी आप जितने भी पुट करके देखोगे ना, उसमें आंसर नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया? C आ गया। समझ में आ गया आप सबको? उसके बाद आ जाइए 5th पर। 5th में कह रहा है कि अगर y 13 होता तो x कितना है? तो मैंने आपको बताया कि इसको भी आप दो तरीके से कर सकते हो। अगर आप y 13 लो, और y 13 मतलब आपको बहुत ऊपर बना के देखना पड़ेगा, तो उसके बाद आप जो है x निकाल लेंगे। तो दूसरा आसान तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि आप समीकरण में पुट कर दो। समीकरण में पुट करने से आप इजीली निकाल पाओगे। यहाँ लिखा हुआ है y 13 है, और जब y 13 है तो हम इसमें पुट करते हैं, ये जो y है ना यहाँ पुट करेंगे। तो देखो ये हमने पुट करा 13 = में 5, तो प्लस का 13 जाके माइनस का हो जाएगा, और 13 में से 5 के कितना बचेंगे? -8 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे? -8, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों? डी। 5वें का क्या आ गया? डी आ गया। चौथे का क्या था? सी था। तीसरे का क्या था? बी था, ठीक है। और दूसरे का क्या था? सी था। अब उसके बाद हमारे जो क्वेश्चन है वो है, मैंने जो है ना ये 6 से अब जो क्वेश्चन है ये आपको जो है सब्जेक्टिव है, आपको लिखने हैं, करने हैं, ठीक है, रिटन फॉर्म में। तो मैंने इसको अलग पेजेस पे किए गए हैं। पहले आपको समझाता हूँ, फिर आपको वो आंसर दिखाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ बोला गया कोई हल नहीं है। देखो जैसे अभी यहाँ पर हमने देखा था ना अनेक हल, जब हमने अनेक हल देखा था तो तीनों क्या थे? बराबर आ रहे थे ना, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई हल नहीं है तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो पहले वाले और फिर दूसरे वाले जो कोफिशिएंट है ये तो बराबर होंगे, तीसरा वाला बराबर नहीं होगा। तो इसकी अगर इक्वेशन हम लिखें तो a1 अपॉन में जो है a2, ठीक है, b1 अपॉन में b2 = c1 अपॉन में c2। तो ये बराबर नहीं होगा, ये बराबर होगा। आपको याद रखना है, जब भी बोल देना कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन बोल दे, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं a1 a2 a3, ठीक है, b1 b2 b3, नाम कुछ भी लिख सकते हैं, कोफिशिएंट का कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको सही करना है, ठीक है। मैं भी आपको इसका आंसर दिखाता हूँ, ठीक है। देखो तो इसमें जब k की वैल्यू निकालोगे ना तो 3 अपॉन में 6 = k अपॉन में 2 कर देंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे 3 × 2 = 6 हो गया, 6 के हो गया, और 6 को 6 से डिवाइड करा तो कितना आ गया? हमारा 1 आंसर आ गया। अब आप देखो मैंने कैसे करा इसको। देखो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नोट किया, मैंने यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में लिखा है। आप हिंदी मीडियम में ही नोट करना, आप हिंदी मीडियम है तो, ठीक है। इंग्लिश मीडियम की ऑलरेडी वीडियो बनाई जा चुकी है। सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि हमने बोला कि इसका कोई हल नहीं है। अब अगर किसी का कोई हल नहीं होता तो उसका फॉर्मूला जो है वो ये होता है। उसके बाद हमने क्या करा? a1 कितना है? 3, ठीक है, और यहाँ पर b1 कितना है? k, a2 कितना है? 6, और b2 कितना है? 2। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये सब ले लिए। उसके बाद क्या करा? इस वाले में पुट कर दिया, ठीक है। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसमें हमने नहीं लिखा, इसमें हमने पुट कर दिया। अब देखो a1 की जगह हमने क्या लिख दिया? 3 लिख दिया, ठीक है। a2 की जगह 6 लिख दिया, ऐसे b1 की जगह k लिख दिया, और b2 की जगह 2 लिख दिया। समझ में आ रहा है? आ रहा है? देखो ये है ना, ये इसमें हमें पुट करना है, हमने पुट कर दिया। उसके बाद हमने इसकी क्या कर दी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। क्रॉस मल्टीप्लाई की तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ गया? k = 1 आ गया। देखो 3 × 2 = कितना होता है? 6 होता है, और k की 6 में करी 6k हो गया, या k6 बोल दो। फिर ये k जो के साथ जो मल्टीप्लाई में 6 है ना, अपॉन में चला जाएगा, और इस तरीके से k = 1 आ जाएगा। आया समझ में?
बस आपको ना इतना याद रखना है कि अगर कोई हल नहीं है ना, कोई हल नहीं है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद क्या है, जो इसके जो कोफिशिएंट होते हैं ना वो आपको लिख लेने हैं। कोफिशिएंट लिख लोगे, उसके बाद क्या आपको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब होप ये समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेकर आराम से कर भी सकते हैं, बाकी जिन्होंने साथ साथ कर लिया वेरी गुड। ठीक है, और जो बाद में करेंगे उनको भी वेरी गुड, कोई बात नहीं, मेहनत तो आप कर ही रहे हैं तभी आप देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 7th क्वेश्चन पर। अब देखो 7th क्वेश्चन में बोला कि आपको एक्स और वाई को हल करना है। ठीक है, देखो जब दो समीकरण दे रखे होते हैं और उनको हल करने के लिए बोलता है तो उसके जो है ना बच्चों मेन जो है वो 4 तरीके होते हैं। ठीक है, आपकी क्लास के हिसाब से। तो एक होता है ग्राफिकल मेथड, मतलब ग्राफ विधि से, अभी हम सीखेंगे, मैं भी अभी आपको दिखाऊंगा, ये 8वां क्वेश्चन है। ठीक है, और दूसरा मेथड होता है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन का मैंने इसलिए हर क्वेश्चन में अलग अलग मेथड यूज़ किया ताकि आप सीख लो। ठीक है, मैंने प्रतिस्थापन भी यूज़ किया है, जब एक का मान दूसरे में रखते हैं उसे प्रतिस्थापन कहते हैं। क्योंकि मेरा मेन मकसद केवल असेसमेंट कराने का नहीं है, आप एक्स्ट्रा चीज़ें भी सीख सको और एक चीज़ अच्छे से कर सको, पेपर की प्रिपरेशन भी अच्छी हो सके, वो भी मकसद है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था दूसरा मेथड मैंने आपको बताया प्रतिस्थापन, और तीसरा होता है विलोपन विधि। ठीक है, उसके बाद जो है चौथी जो विधि होती है वो होती है वज्र गुणन विधि। तो मैंने इसको सॉल्व करने के लिए जो है मैंने विलोपन विधि का सहारा लिया है। तो ये क्वेश्चन आप देख लो, अब सीधा आपको आंसर की तरफ ले चलता हूँ। ठीक है, विलोपन विधि में पहले आपको बता देता हूँ, विलोपन विधि में या तो x के कोफिशिएंट को सेम करना पड़ता है, गुणांक को, या y के, दोनों में से किसी एक के सेम करना है। आसान तरीका क्या होता है, सबसे आसान तरीका होता है ये जो 6 लिखा है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये जो 4 लिखा है इसको मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन इसकी तीनों में मल्टीप्लाई करोगे आप। ठीक है, समझ में आ रही है, तीनों में मल्टीप्लाई करोगे। और आप ऐसे भी कर सकते हो, 4 और जो 6 दे रखा है ना इसका आप एलसीएम ले लो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 का 3, तो 3, तो 3 2 6 2 12। अब हमें 12 लाना है कोफिशिएंट, क्या लाना है, दोनों का 12। अब बताओ 4 में किसकी मल्टीप्लाई करें कि 12 बन जाएगा, 3 की, और 6 में किसकी मल्टीप्लाई करें, 2 की। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इनकी गुणा तीनों में होगी। अब आपको आंसर दिखाता हूँ, आपको इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो इधर सबसे पहले हमने क्वेश्चन नोट किया, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकंड बोल दिया, और मैंने लिख दिया विलोपन विधि का प्रयोग करने पर, क्योंकि आप जिस विधि से कर रहे हो वो लिख दो। तो सबसे आसान तरीका मैंने आपको बताया, जिसको एलसीएम लेने का झंझट नहीं पालना, वो सिंपल तरीका करे, ये जो 6 लिखा है ना इसको ऊपर वाले के साथ, और ये जो 4 लिखा है उसको नीचे वाले के साथ गुणा कर ले। ठीक है, और देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, 6 की मल्टीप्लाई इन दोनों में तो करते थे, इसमें करना भूल जाते हैं। ठीक है, इसलिए कोशिश करता हूँ कि बताने की कोशिश करूँ, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बताऊँगा तो बहुत बड़ी वीडियो देगी, बच्चे बोर भी हो जाएंगे। ठीक है, तो 6 की मल्टीप्लाई और 4 की मल्टीप्लाई हमने दोनों में कर दी। देखो साइन का पूरा ध्यान रखना, या माइनस लगा तो इग्नोर मत कर देना, नहीं तो गलती हो जाएगी। उसके बाद नीचे वाले के साइन चेंज करने हैं, जो आप भाग करते थे ना बिल्कुल वैसे ही आपको साइन चेंज करने हैं। ये प्लस का माइनस का हो गया, प्लस का माइनस का हो गया, माइनस का प्लस हो गया। अब आप ध्यान से देखो डियर स्टूडेंट्स कि ये दोनों तो कट गए। उसके बाद देखो 18 और 4 दोनों माइनस के हैं, अब प्लस को नहीं देखोगे क्योंकि नीचे साइन चेंज कर दिया आपने। ठीक, तो कितना हो गया, माइनस का 22 हो गया, और माइनस का 84 है और प्लस का 40 है। अब ये माइनस का 40 नहीं रह गया। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा, माइनस का 44 आ गया और माइनस का 22 आ गया, अपोन में चला गया, दोनों को भाग करा तो प्लस का 2 आ गया। ठीक है, 22 दूना 44 होता है, माइनस से माइनस कट गया, तो y 2 आ गया, तो हमने समीकरण 1 में रख दिया। ठीक है, आप हिंदी में लिख लेंगे समीकरण 1 में रखने पर, तो इसमें पुट कर दो पहले वाले में। तो जहाँ y है ना वहाँ आप 2 लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। आप ध्यान से देखो, मैंने जहाँ y था वहाँ 2 लिख दिया, आप ध्यान से देखो। तो कितना हो गया, ये 3 दूनी कितना होता है 6, बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो माइनस का 6 जाके प्लस का होगा, तो 14 में 6 के माइनस के 8 आ गए। ठीक है, और ये जो 4 गुणा वाला था ना जाके भाग हो गया, तो माइनस का 2 आंसर आ गया। इस तरीके से x माइनस का 2, y हमारा 2 आ गया। ठीक है, समझ में आ गई, पहले x लिख दिया फिर y लिख दिया। तो ये आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। ठीक है, ये 7वां, ठीक है, और ये हमारा हो गया 7वां पूरा कंप्लीट। अब आ जाइए 8th क्वेश्चन पर, इस पर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करना है। तो अब 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वें क्वेश्चन में बोला गया कि ये जो आपको समीकरण का युग्म दे रखा है इसको ग्राफिक विधि से हल करना है। तो ग्राफिक विधि में ना हमें दोनों के कम से कम 2 सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। कितने निकालने पड़ेंगे, 2। आप 3 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट पहले का देखते हैं फिर दूसरे का देखते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि मैं एफर्ट कर रहा हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप न्यू हैं, और अगर आप चाहें तो लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमें 2 दे रखे समीकरण, 1 और ये 2, तो हमने यहाँ इसको 1 लिख दिया, इसको 2 लिख दिया। आप ये लिख देना जरूर।
उसके बाद समीकरण एक लेने पर, समीकरण एक लेने पर, ठीक है, तो हम जो है समीकरण पहले एक लेंगे फिर दो लेंगे। तो समीकरण एक लिया तो इसमें ना एक्स को अकेला कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अकेला। तो ये माइनस का 7y जाके प्लस का हो गया, इक्वल के जब इधर जाएगा तो, और प्लस का 28 जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 28 हो जाएगा। समझ में आ गई, आई समझ में। उसके बाद क्या है, ये 4 है ना, मल्टीप्लाई वाला जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हमने क्या करा, एक्स को अकेला कर लिया, ठीक है। आप अगर अकेला नहीं करना चाहते ना तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इससे थोड़ा ईजी हो जाता है, टाइम बच जाता है। अब देखो यहाँ पर ना आपको ऐसी वैल्यू रखनी है वाई की कि इससे मल्टीप्लाई होने के बाद 28 से घटाने के बाद 4 से कट भी जाए, नहीं तो आप पॉइंट में भी ले सकते हैं, इसलिए मैंने पॉइंट में भी लिया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो मैंने जैसे y = 4 मान लिया, क्योंकि देखो 4 लिखूंगा यहाँ पर, तो 7 4 28 होगा, 28 में 28 का 0, तो 0 को 4 से डिवाइड करूँगा 0 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से देखो मैंने आंसर क्या निकाल दिया, 0 निकाल दिया, आराम से आप देख सकते हैं, ठीक है। 2 बार लिखा है, ये अलग पेज पे था ना ताकि दिख जाए, तो इसलिए मैंने 2 बार लिखा था, ठीक है। PDF बनाते हुए तो एक बार में काफ़ी है, आप 2 बार नोट मत करना ये, ठीक है। तो देखो 7 4 28 होगा, 28 में 28 का 0 अपॉन में 4, तो 0 आंसर आ गया, समझ में आ गई। अब उसके बाद मैंने क्या करा, y की जगह 0 लिख लिया। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी, सुन रहे मेरी बात। अब मैंने y की जगह 0 लिखा तो 7 की 0 मल्टीप्लाई करी 0 होगा, तो 28 में से 0 के माइनस के 28 ही बचेंगे, क्योंकि देखो ये तो पूरा 0 हो गया, और 0 में 28 के माइनस के 28, है ना। और 4 से जब डिवाइड करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है, और माइनस का 7 आ गया। अब हमने क्या करा, मैंने ना अब कोई और वैल्यू ले ली ताकि पॉइंट में भी आप सीख सकें, तो मैंने 6 ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हैं डिजिट, माइनस का भी ले सकते हैं, पॉइंट वाला भी ले सकते हैं। तो मैंने y = यहाँ पे 6 लिखा, और जब मैंने y = 6 लिखा तो कितना होगा, 72 हो जाएगा, और 72 में 28 के कितने बचे, 14 को 4 डिवाइड करा 3.5 आ गया। तो इस तरीके से मैंने बॉक्स बना के लिख दिया, टीचर को आसानी होती है ऐसे चेक करने में, ठीक है, बॉक्स बनाता करो। तो ये हमने पहला, अभी पूरा नहीं हुआ, लॉन्ग क्वेश्चन है, लंबा है, ठीक है। तो हमने पहली क्वेश्चन पूरे अच्छे से सॉल्व कर लिया। अब उसके बाद दूसरी क्वेश्चन देखो, दूसरी क्वेश्चन हमारी क्या थी, 8x - 14y - 30। तो अब देखो मैं इस दूसरी क्वेश्चन को कैसे कर रहा हूँ, मैंने क्या करा, इन दोनों को उठा के उधर ले गया, इक्वल के उधर। जब मैं इक्वल के उधर लेके जाऊँगा तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस का 14y प्लस का हो जाएगा, माइनस का 30 प्लस का हो जाएगा, इस तरीके से आ गया। उसके बाद मैंने, अब देखो मैं 8 को अपॉन में लेके नहीं गया, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, क्योंकि आप रटो मत, अच्छे से समझो। बाहर बारिश आ रही है तो शायद आपको हो सकता है उसकी साउंड आ रही हो, ठीक है, उसको इग्नोर करना, पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दे लेना, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले मैंने 0 रखा तो 30 आ जाएगा, क्योंकि देखो 0 को किसी मल्टीप्लाई करो 0 होता है, तो 14 की 0 में करी 0, 30 आ गया, तो 8 को अपॉन में लेकर तो 8 से डिवाइड करा तो 3.75 आ गया। उसके बाद मैंने x की जगह 0 पुट कर लिया। देखो मैंने एक बार क्या करा, y की जगह 0 लिया, एक बार x की जगह 0 लिया, पता ही सबसे आसान तरीका माना जाता है, ठीक है, इसलिए अलग अलग तरीके सारे करवा रहा हूँ, आप कोई भी तरीका अपना सकते हो जो भी आपको आसान लगे। तो ऐसी कोई क्वेश्चन आए ना तो सबसे आसान तरीका होता है, एक बार y की जगह 0 रख लो और एक बार x की जगह 0 रख लो, तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन ईजी हो जाता है, जल्दी हो जाता है। पॉइंट में आए तो फ़र्क नहीं पड़ता, पॉइंट में तो आप आराम से कर सकते हैं, ये भी आपको बताना था। तो देखो ये 0 हो गया, तो प्लस का 30 माइनस का हो गया, और इस तरीके से इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2.4 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। देखो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे तो अलग अलग आंसर आएंगे, लेकिन ग्राफ सबका एक जैसा ही बनेगा, ठीक है। आप ग्राफ से सबका मैच कर सकते हो, ठीक है, जैसे अगर आप किसी को कंपेयर करना चाहते हो इस तरीके से। तो ये एक्स और वाई मैंने इस बार 2 पॉइंट ही निकाले हैं, ठीक है, मिनिमम 2 निकालने होते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमारे इतना टाइम नहीं होता। उसके बाद इसने बोला सॉल्यूशन निकालो ग्राफ बना के, है ना। तो अब आपको मैंने एक ग्राफ बनाकर दिखाया है, ठीक है। देखो मैंने तो पेजेस पर करा स्केल का यूज़ करके, आप जो है ग्राफ पर बनाना, ठीक है, ताकि और अच्छे से क्लियर आए। आपको दिखाई दे रहा होगा दोनों लाइन पैरेलल आ रही हैं, ठीक है। और पता है आप बिना ग्राफ बनाए बता सकते हो कि लाइन काटेंगी, पैरेलल आएंगी, या एक के ऊपर एक चढ़ेंगी। कुछ बच्चों ने कहा सर हमें पता लग गया कि एक के ऊपर एक तो तब चढ़ती है जब काटने के बाद तीनों के पॉइंट बराबर आते हैं, है ना। ऐसे ही देखो पैरेलल तब होती है जब एक बराबर आए और एक बराबर ना आए, ठीक है, समझ में आएगी। जब एक बराबर है एक बराबर नहीं आएगा तो लाइन पैरेलल आएगी। अब कहोगे सर अभी क्या बता रहे हो, बराबर आएगा नहीं आएगा। देखो ये x के साथ 4 दे रखा है ना, और इस x के साथ 8 दे रखा, तो यहाँ लिखो 4/8, ठीक है। 1 मिनट हटा के दोबारा करता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो कलर इसका ज़्यादा बड़ा है, इसको छोटा कर लेते हैं। देखो यहाँ 4 दे रखा है और यहाँ 8 दे रखा है, तो 4 में क्या 8, और यहाँ क्या है माइनस का 7, और यहाँ पर क्या माइनस का 14, तो माइनस का 7 में माइनस का 14, ये इक्वल लगा लेना यहाँ। उसके बाद नेक्स्ट क्या है 28 और क्या है माइनस का 30। अब इसको काटो,
कोई और कलर लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। आप देखो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है ना, यहाँ पर भी 1/2 आ रहा है, यहाँ भी 1/2 आ रहा है, लेकिन इसको काटो, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 5 15 होता है, सीधा बताता हूँ। तो देखो ये इसके इक्वल आ रहा है। आप ये मत सोचना कि हर बार 1/2 आएगा, कोई पहले वाले क्वेश्चन में 1/2 आया था, कुछ भी आ सकता है, लेकिन दोनों इक्वल आने चाहिए। और अगर एक इक्वल आए एक इक्वल ना आए तो डियर स्टूडेंट लाइन पैरेलल आएगी। और इससे आप जब ग्राफ बनाएंगे तो आप खुद ही चेक कर लेंगे कि आपका ग्राफ सही है गलत है। मान लो आपका ग्राफ जो है टेढ़ा मेढ़ा हो जाए और वो जो है एक इक्वल आ रहा है और एक इक्वल नहीं आ रहा, तो आप समझ जाएंगे कि आपने ग्राफ गलत बनाया। समझ में आ गई? समझ में आ गई ना? क्योंकि बोर्ड की तैयारी ऐसे नहीं होगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखो कितना आसान है ना, हम इक्वेशन से ही पता लगा सकते हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही ग्राफ बनाया है, ठीक है। जब आप करेंगे तो आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया है। सबसे पहले हम कौन सी इक्वेशन ले रहे हैं, पहली वाली 4x - 7y + 28। तो देखो इसके पॉइंट कहाँ हैं, ये रहा, x का 0 y का 4। जब x का 0 y का 4 है तो वो कहाँ पर आता है, y पर आएगा, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट आ गया ना। उसके बाद दूसरा कौन सा है, x का -7। देखो अगर दोनों में से कोई एक 0 है ना, तो जिसकी वैल्यू दे रखी है आप सीधा उस पर पॉइंट डाल देना। -7 दे रखा है ना x का, तो -7 कहाँ है, x का, ये रहा। तो मैंने कहा था 2 ही पॉइंट काफ़ी होते हैं, तो इस तरीके से हम सीधी लाइन बना देंगे। मैंने तीसरा पॉइंट भी दिखाया था ताकि इससे क्या होता है, चेक हो जाता है कि हमने सही करा गलत करा। 3.5 और 6, ठीक है। x का 3.5 प्लस का 3.5 है, यहाँ पर आएगा, और y का 6 कहाँ है, यहाँ। तो देखो आप इस वाले यहाँ पर एक पॉइंट आएगा तो बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी। समझ में आ गई? तो ये मैंने पहले वाली आपको बता दी। उसके बाद दूसरे वाली देखो, दूसरे वाली का ये देखो, बहुत आसान है। x का 3.75 यानी कि 3.25, ठीक है, यहाँ पर आ गया, ये रहा, देख सकते हो आप, ठीक है। और y का कितना, माइनस का 2.14। तो माइनस का देखो ये 2 से थोड़ा सा नीचे ले लेना आप, हल्का सा, ठीक है, क्योंकि मैं स्केल से बना रहा था ना, इस पर ग्राफ पे नहीं बनाया। तो इस तरीके से सीधी लाइन बन जाएगी। तो आप देखो कि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, पैरेलल आ जाएंगे। समझ में आ गया? ग्राफ तो बनाना आपको अच्छे से आता ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, 8th हो गया। अब हमारा लास्ट बचा है, अब फटाफट उसको देख लीजिए। पहले स्क्रीनशॉट ले सकते तो आप ले लीजिए, ठीक है। जिन्होंने समझ रहे थे बाद में नोट करेंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, काफ़ी लंबा है। अब 9 देखिए फटाफट। 9th क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी भिन्न के अंश में 4 जोड़ने पर तथा हर में से 2 घटाने पर भिन्न का मान 2 हो जाता है। देखो ऐसा हर अंश या भिन्न वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको ना, क्योंकि 2 चर वाले में करना है, तो अंश को आपने x मान लिया, ठीक है, हर को आपने y मान लिया, तो भिन्न क्या आएगी, भिन्न मतलब जो है बटे में जो होती है, तो x बटे में y आएगी। अब जो क्वेश्चन में बोला उसके अनुसार कर दो। क्या बोला है, अंश में 4 जोड़ दो और हर में 2 घटा दो, तो मान कितना आएगा, 2। जैसे अंश में आपने कितना जोड़ा, 4, हर में कितना जोड़ा आपने, ठीक है। मैं कलर दूसरा लेता हूँ क्योंकि एक बार जब मैंने लिया था तो बच्चे कैसे लाइट कलर से डार्क लिया करो। तो देखो x + 4 और y - 2 = में कितना है, 2। तो ये पहले क्वेश्चन बन गए ना, क्योंकि ऐसा करने पर 2 आंसर आता है, ठीक है। और ये कह रहा है कि भिन्न का हर अंश के दुगने से 1 ज़्यादा है। देखो ये कह रहा है जो हर है ना, जैसे हर को मैंने y माना है, और वो कह रहा है अंश का डबल कर दो, मतलब अंश क्या है, x, अंश का डबल कर दो 2, तो कह रहा है 1 ज़्यादा जोड़ दो। तो इसका मतलब हर की वैल्यू क्या बड़ी है, ठीक है, क्योंकि देखो हर जो है ना अंश का डबल करने पर 1 जोड़ने पर आ रहा है। और देखो हमें पहले वाली क्वेश्चन से ही पता लग गया था, अंश में 4 जोड़ने के बाद भी, हर में 2 घटाने के बाद भी ऊपर की तरफ वैल्यू आ रही है, यानी कि 2/1, ठीक है। अब आंसर देखो, उससे और क्लियर होगा। देखो जब भी अंश या हर वाला क्वेश्चन आए ना, तो आप अंश को x, हर को y और भिन्न आपने x बटे y ले लिया, ऐसा क्वेश्चन करना। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है प्रश्नानुसार कि अंश में 4 जोड़ दो, हर में 2 घटा दो, तो आंसर 2 आएगा। तो हमने नीचे 1 लगा लिया, फिर क्या कर ली, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्या कर ली, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो ये जो 2 है ना, ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें करना भूल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी 1 की दोनों में करोगे तो सेम आएगा। उसके बाद हमने क्या करा, इन दोनों को उठा के लेफ्ट में ले आए, ठीक है। जब लेफ्ट में लाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। और देखो 2y है, 2y लिख दिया, x का x लिख दिया, और 4 4 कितने हो गए, -8 हो गए। तो ये हमारा पहला समीकरण आ गया, समझ में आ गई। अब उसके बाद दूसरी इक्वेशन क्या बोली थी कि जो हर है ना वो अंश के दुगने से 1 ज़्यादा है। तो बस बन गई इक्वेशन। अब y इधर लिखो या इधर लिखो, बात एक ही है, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, देखो मैंने यहाँ पर जो है प्रतिस्थापन विधि यूज़ करी है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है जब एक का मान दूसरे में रखते हैं, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि भी आप सीख लो। तो हमने क्या करा, y का मान ये दे रखा 2x+1 हमने फर्स्ट समीकरण में रख दिया। ध्यान से देखो, 2 की जगह 2 लिखा है, y की जगह जो है वो ये आ गया 2x+1 आ गया। ध्यान से देखो, और -x का -x आ गया, -8 का -8 आ गया। अब ध्यान से देखो, 2 की मल्टीप्लाई दोनों में करो, 2 दूनी 4, 2 -x -8। अब देखो 4x में से 1x गया, 3x आ गया, ठीक है। और 8 में से 2 का कितना आ गया, -6 आ गया, और -6 जाके प्लस का हो जाएगा, और 3 वाला गुणा वाला जाके भाग हो जाएगा, तो x बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई। उसके बाद ये 2 है ना, अब आपने 2 निकाल दिया, अब आपको y निकालना है, ठीक है। आप जो है ये जो चीज़ है इसके नीचे करना, ठीक है। अगर आपने लाइन डाल के कर दिया तो भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो देखो कोशिश करना, कई बार टीचर की इधर नज़र नहीं पड़ती है, इसलिए कह रहा था, ठीक है। x बराबर 2 दे रखा है, तो अब आपको 2 का मान जो है वो किसी में भी रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, जिसमें आपको आसान लगे। जैसे मैंने इसमें रख दिया, ठीक है, 2x+1, ठीक है, = y। ये देखो, ये जो चीज़ है ना, ये हम इसलिए बनाते हैं जब बराबर चल रहा होता है ना, तो हमें ये बना देना चाहिए, ठीक है। या आप या भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पर भी आप बना सकते हैं। तो देखो 2 हमने पुट करा, किस में पुट करा बच्चों, हमने इसमें। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, और 1 4 और कितने, तो 5 आ गया। अब चेक करें हमने सही करा है गलत करा है। देखो हमारा आंसर कितना है, 2/5 है। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, अंश में 4 जोड़ दो, हर में 2 घटा दो, तो आंसर 2 आएगा। चेक करते हैं, 4 और 2 कितने हो गए, 6, 5 और 2, 5 में 2 के कितने बचे, 3, तो 3 दूनी 6, 2 ही आ रहा ना, तो। और दूसरी बात उसने क्या बोली थी कि जो हर है ना वो अंश के दुगने का 1 ज़्यादा है। तो अंश कितना है, 2, 2 को डबल करो 4, 4 में जोड़ो 5, आ रहा ना हर 5। तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हैं। बच्चों वर्कशीट पूरी कंप्लीट हो गई है, मैंने अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। होप आपके लिए वीडियो वैल्यूबल रही होगी, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, जो भी आपसे हो सके बन सके कर देना। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले असेसमेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।